19 जनवरी 1990 कश्मीर ने अपने इतिहास का ऐसा खौफनाक दिन देखा जिसकी कहानी आज भी झकझोर कर रख देती है। कश्मीर की हसीन वादियां उस दिन भी बर्फ की सफेद चादरों से लिपटकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही थी, लेकिन उस दिन की खूबसूरत तस्वीर के पीछे महीनों से नफरत की एक ऐसी आग सुलग रही थी जो इंसानियत को जलाकर राख कर देने को उतारू थी। उस दिन की सुबह में एक अजीब सा खौफ था। मस्जिदों से उठती अजानों के साथ उस दिन कुछ और भी गूंज रहा था, कुछ ऐसा जो रूह को कपा देने वाला था। मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पर कश्मीरी पंडितों को डराने, धमकाने और फिर जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए मिटा देने के लिए नारे लगाए जा रहे थे। खुलेआम कहा जा रहा था, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना होगा। हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदुओं की औरतें भी, मगर उनके मर्दों के बिना। ये सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि यहाँ के मुसलमानों का कश्मीरी पंडितों को उन्हीं की धरती से बेघर करने के लिए जंग का ऐलान था। हर गली, हर मोहल्ले में पंडितों के घर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए गए थे जिनमें लिखा था, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर ये जमीन छोड़ दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद खुलेआम कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से जान लेने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें इस तरह मारा गया कि कश्मीरी पंडितों की पूरी आबादी डर के मारे कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो जाए। इस नफरत की आग ने सदियों पुराने भरोसे को जलाकर राख कर दिया था। कश्मीरी पंडित जो सदियों से उस जमीन के बाशिंदे थे जहाँ उनके पूर्वजों की राख बसी थी, अब उसी मिट्टी को छोड़ने को मजबूर थे। छोटे छोटे बच्चे, बेटियाँ, बूढ़ी माएं, हर कोई रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर से निकल पड़ा। हर आंख नम थी, हर कदम कांप रहा था और हर दिल में एक ही सवाल था, आखिर हमारी गलती क्या है। जिन पंडित परिवारों ने अपना घर नहीं छोड़ा, उनकी बस्तियों में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं होने लगी। सैकड़ों निर्दोष पंडित पुरुषों को बेरहमी से मार डाला गया। उनके घरों को उनकी आंखों के आगे ही जलाकर राख कर दिया गया। उनकी जमीनें हड़प ली गई और मंदिरों को तोड़ दिया गया। जिहादियों ने आतंक का ऐसा माहौल बनाया कि महज 2 साल के भीतर 75,000 कश्मीरी पंडित परिवारों में से 70,000 से ज्यादा परिवारों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। और फिर जिन लोगों का घर कभी स्वर्ग कहलाता था, वो तिरपाल के नीचे रेफ्यूजी कैंप्स में जीने को मजबूर हो गए। लेकिन ये सब अचानक से नहीं हुआ था। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस एक टाइम बम की तरह था जिसे सालों पहले प्लांट किया गया था। आइए जानते हैं कि अभी कश्मीर में मेजोरिटी रहे हिंदू आखिर माइनॉरिटी कैसे बन गए, और ऐसा क्या हुआ जो कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए थे। Militancy erupted in Jammu and Kashmir. Hundreds of thousands of Hindus were forced to flee. हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर घर आए। Pakistan sponsored terrorism was influencing young Muslim men to take up weapons in Kashmir and destroy India. जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते हैं इधर की कमाइयाँ इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ। Announcements were being made from mosques and rooftops. अगर आप लोग यहाँ से नहीं चले गए तो हम आपके मकानों को जलाकर राख कर देंगे। ये आपके लिए आखिरी मौका है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिससे रातों रात इन कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर का हिंदू सभ्यता से सदियों पुराना रिश्ता है। कश्मीर संस्कृत का एक शब्द है जिसे ग्रंथों में ऋषियों की भूमि भी कहा गया है। बाद में जब भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ तो बौद्ध धर्म का भी यहाँ प्रचार हुआ। सम्राट अशोक ने यहाँ बुद्धिज्म को फैलाया और बौद्धों का बसाने का ये सिलसिला कुषाण राजा कनिष्क तक चलता रहा। हालांकि तब भी कश्मीर में हिंदू राजा ही शासन करते थे, लेकिन 14वीं सदी में यहाँ इस्लाम का आगमन हुआ और धीरे धीरे मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ी कि सत्ता का संतुलन बदलने लगा। 1339 में पहली बार कश्मीर की सत्ता हिंदुओं से छिनकर मुस्लिम हुकूमत के हाथों में चली गई। उसके बाद अगले 500 सालों तक कश्मीर पर मुस्लिम शासकों का ही कब्जा रहा। इस दौरान कश्मीर में बड़े लेवल पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी हुआ, जिससे यहाँ 18 से 19वीं शताब्दी में हिंदू माइनॉरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी बन चुके थे। हालांकि 1819 में एक बार फिर कश्मीर की तस्वीर बदली और यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य का राज शुरू हो गया। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह
की मृत्यु के बाद सिख एम्पायर में इंस्टेबिलिटी आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिखों को अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को हिंदू डोगरा राजा गुलाब सिंह को सौंप दिया और इस तरह कश्मीर पर डोगरा शासन की शुरुआत हुई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब कश्मीर के राजा हरि सिंह गुलाब सिंह के ही परपोते थे, लेकिन आजादी के बाद भारत के ताज कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर पर पाकिस्तान की गंदी नजर लग गई और वो किसी भी शर्त पर इसे भारत से छीन लेना चाहता था। इसी मकसद से पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर पर हमला किया, जिसके बाद राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करके उसके नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि इस हमले की वजह से कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के हाथ लग गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ऐसा खोट था कि उसका इससे भी दिल नहीं भरा। उसने 1965 में जम्मू कश्मीर पर हमला करके हथियाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय फौज के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच एक और युद्ध हुआ, जिसमें कश्मीर को हड़पने का मंसूबा पाले पाकिस्तान को अपना आधा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान गंवाना पड़ा, जो भारत की वजह से बांग्लादेश बना। ये हार पाकिस्तान को हमेशा चुभती रही। उसकी सेना का मनोबल इस जंग के बाद टूट चुका था। पाकिस्तान को समझ आ चुका था कि वो सीधी लड़ाई में भारत से कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए कश्मीर में अंदरूनी जंग छेड़ने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी, जिसे संभालने के लिए अक्सर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता था। इसी उथल पुथल को खत्म करने के मकसद से 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यहाँ के दिग्गज नेता शेख अब्दुल्ला के साथ एक अकॉर्ड साइन किया, जिसे इंदिरा शेख अकॉर्ड कहा गया। इस अकॉर्ड के तहत शेख अब्दुल्ला ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लिया, जिनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत भारत में मिलाए रखना था। पाकिस्तान और उसके समर्थकों को इससे गहरा धक्का लगा और इस अकॉर्ड के खिलाफ एक बड़ा धड़ा खड़ा हो गया। लोगों को भड़काया जाने लगा कि शेख अब्दुल्ला ने अपने रियासी फायदे के लिए कश्मीरियत के जमीर के साथ गद्दारी की है। इस समझौते के विरोध में जमात-ए-इस्लामी कश्मीर, पीपल्स लीग और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन खड़े हो गए और उन्होंने लोकल मुस्लिमों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इन संगठनों में से कुछ संगठन जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे, जबकि कुछ इसे भारत से अलग करके पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। इनमें से एक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट POK के एक संगठन प्लेबसाइड फ्रंट का एक्सटेंशन था, जिसे साल 1976 में अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट ने पाकिस्तान की शह पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में उथल पुथल मचाने के लिए बनाया था। इंदिरा शेख अकॉर्ड के बाद से ही चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कश्मीरी मुस्लिमों में नैरेटिव बनने लगा था। इसलिए अपनी सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने भी धीरे धीरे सेपरेटिस्ट के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वो कश्मीरी मुस्लिम्स को अपने पक्ष में रखने के लिए कश्मीर के हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम फैसले लेने लगे। उन्होंने मस्जिदों में कम्युनल भाषण देते हुए कश्मीरी हिंदुओं को इंडियन आर्मी का मुखबिर यानी इन्फॉर्मेंट्स कहना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर की करीब 300 जगहों के हिंदू नाम बदलकर उन्हें इस्लामिक नाम दे दिए। कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। शेख अब्दुल्ला की इन हरकतों से पाकिस्तान को साफ दिखने लगा कि उसका एजेंडा अब ग्राउंड लेवल पर असर करने लगा है। जिस समय जम्मू एंड कश्मीर में ये सब चल रहा था, ठीक उसी समय अफगानिस्तान में भी काफी हलचल मची हुई थी। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया था और साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा था, जो कि अमेरिका को रत्ती भर भी मंजूर नहीं था। अमेरिका ने सोवियत को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अफगान मुजाहिदीन को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की मदद से पाकिस्तान में मुजाहिदीन के लिए ट्रेनिंग कैंप्स खोले गए। कुछ ही साल में अफगान मुजाहिदीन ने सोवियत के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई शुरू कर दी और सोवियत की ताकतवर सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि आगे चलकर सोवियत को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ गया था। मुजाहिदीन की सक्सेस ने पाकिस्तान के अंदर एक विश्वास जगा दिया कि वो कश्मीर वैली में भी आतंक का सहारा लेकर कश्मीर को भारत से अलग कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को इससे ये था कि वो अपने ऊपर इल्जाम लिए बिना ही ये काम कर सकता था। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा जमात-ए-इस्लामी, JKLF और अन्य कट्टरपंथी संगठनों को पैसे दिए गए, ट्रेनिंग दी गई और उनके जरिए कश्मीरी यूथ को रेडिकलाइज किया गया। जहां कुछ कश्मीर में हिंसा फैलाकर यहाँ के हिंदुओं के दिलों में खौफ पैदा कर रहे
रहे थे तो वही इनमें से कुछ ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देने का काम किया। इसी बीच 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथों में आ गई। एक बार फिर 1983 के जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनाए गए। जम्मू एंड कश्मीर में इनएक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर को सत्ता में आते देख पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक ने एक बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया, जिसे जिया प्लान या ऑपरेशन टूपाक के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन टूपाक एक 3 फेज प्लान था। फर्स्ट फेज में पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकियों को ट्रेनिंग देना था। सेकेंड फेज में कश्मीर में घुसपैठ करवाकर टारगेटेड किलिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट करवाना था। और थर्ड फेज में घाटी में बड़े लेवल पर विद्रोह को हवा देकर मुस्लिम बहुल कश्मीर को भारत से अलग करवाकर पाकिस्तान में मिलाना था। इसके पहले 2 फेजेस को कश्मीर में जल्दी ही एक्टिवेट कर दिया गया। पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आए आतंकवादी कश्मीर के अलग अलग इलाके में फैल गए और टारगेटेड हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। 1984 में एक घटना ने घाटी के सुलगते इन हालातों में आग में घी का काम किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में JKLF के फाउंडिंग मेंबर मकबूल भट्ट को एक पुलिस अफसर की हत्या और 1971 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करने की साजिश रचने के जुर्म में फांसी दे दी गई। अपने आका की मौत से JKLF के मिलिटेंट्स का खून खौल उठा, जिसके बाद घाटी में हड़तालें, प्रदर्शन और भारत विरोधी नारेबाजी का सैलाब आ गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस वक्त के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें मूंद ली और यहाँ एंटी इंडिया एक्टिविटीज को रोकने के बजाय उन्होंने पीओके जाकर JKLF के हाशिम कुरैशी के साथ मंच साझा किया। इसको लेकर जब फारूक अब्दुल्ला को क्रिटिसाइज किया जाने लगा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो इंदिरा गांधी के कहने पर हाशिम कुरैशी से मिलने गए थे ताकि उनकी भावनाओं को समझ सके और बातचीत कर घाटी में शांति ला सके। हालांकि उनके दावे तब हवाई साबित हो गए जब 2 जुलाई 1984 को इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से अपना समर्थन वापस ले लिया और उनके ही ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद शाह को जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि गुलाम मोहम्मद शाह कुछ सुधार लाएंगे, लेकिन उन्होंने आग को और भी हवा दे दी। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए गुलाम मोहम्मद ने घाटी में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने का काम किया। वो ऐसा करके अगले चुनाव के लिए मेजोरिटी वाली मुस्लिम आबादी का समर्थन हासिल करना चाहते थे। जनवरी 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने एक बेहद कंट्रोवर्शियल फैसला लिया। उन्होंने जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट में, जहां पहले से एक हिंदू मंदिर था, वहां मस्जिद बनवाने की घोषणा करते हुए मुस्लिम कर्मचारियों के लिए वहां नमाज अदा करने की व्यवस्था करने का ऐलान कर दिया। उनका ये फैसला सीधा घाटी के पंडितों की धार्मिक भावनाओं पर चोट था, इसलिए इसके विरोध में कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए। इससे जल्दी ही हिंदू मुस्लिम क्लैश शुरू हो गया और धीरे धीरे ये क्लैश दंगों में बदल गया, जिससे यहाँ खून खराबा होने लगा। इसी दौरान एक और चिंगारी भड़की। फरवरी 1986 में उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अयोध्या में सालों से बंद राम मंदिर को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद शाह ने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा, इस्लाम खतरे में है। मुख्यमंत्री के मुंह से निकला ये नफरती बयान आग का काम कर गया। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अपने आपे से बाहर हो गए और हिंदूज को खुलेआम टारगेट करने लगे। सरकार की तरफ से इन दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई थी, जिससे पुलिस के भी हाथ बंधे हुए थे। कई इलाकों में हिंदुओं को मारा जाने लगा, उनके घरों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया, मंदिरों को तोड़कर धार्मिक आस्था को रौंद दिया गया और हिंदू महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया गया। साउथ कश्मीर, सोपोर और अनंतनाग के हालात तो इतने खराब हो गए कि दंगाइयों को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को शूट ऑन साइट ऑर्डर्स के आदेश के साथ सेना को कश्मीर भेजना पड़ा। जब 1 महीना बीत गया और गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा ने हिंसा रोकने में सरकार की विफलता का हवाला देकर गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में गवर्नर रूल लगा दिया। जब इस दंगे की तह तक जाकर जांच हुई तो जो सच सामने आया वो और भी खतरनाक था। इस दंगे के पीछे केवल कट्टर इस्लामिस्ट ही नहीं थे, बल्कि राज्य की सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के नेता भी शामिल थे। इन नेताओं ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काकर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश की थी। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था जिसके जरिए मुस्लिम कश्मीर और हिंदू इंडिया का नैरेटिव बनाया गया और कश्मीर की मुस्लिम आबादी को कश्मीरी पंडितों और भारत की सरकार के खिलाफ किया गया।
1986 में जम्मू एंड कश्मीर में 183 दिन तक गवर्नर रूल और 62 दिनों तक प्रेसिडेंट रूल रहने के बाद फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस ने फिर से हाथ मिला लिया और फारूक अब्दुल्ला फिर से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन गए। कुछ महीने बाद 1987 में स्टेट इलेक्शंस होने वाले थे। ऐसे में पाकिस्तान परस्त अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, यासिन मलिक और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन ने मिलकर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी MUF नाम का एक नया राजनीतिक गठबंधन खड़ा किया। इनका सीधा मकसद था कि कैसे भी मेजोरिटी वाली मुस्लिम जनता को कश्मीरी पंडितों और भारत के खिलाफ भड़काकर चुनाव जीता जाए और फिर कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को कामयाब किया जाए। विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने कश्मीर में कुरानिक लॉ को लागू करने की मांग की, जिससे कश्मीरी मुस्लिमों में MUF काफी पॉपुलर होने लगा। कुछ ही महीनों में MUF की रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ जुटने लगी। ऐसा लगने लगा कि चुनाव के बाद सरकार बदलने वाली है। लेकिन जब 1987 के चुनावी नतीजे आए तो पूरा कश्मीर सत्ते में आ गया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट केवल 4 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि फारूक अब्दुल्ला की जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 सीट्स जीती, जिस वजह से फिर से फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। इस रिजल्ट के बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेता आग बबूला हो गए। चुनाव में फारूक अब्दुल्ला पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने और बड़े पैमाने पर धांधली करने के आरोप लगाए गए। इस चुनाव के बाद उपजे असंतोष से घाटी में उग्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। MUF के नेताओं को लगने लगा कि अब पॉलिटिकल रास्ते से उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेना होगा। MUF की हार से पाकिस्तान को भी करारा झटका लगा था, इसलिए पाकिस्तान कट्टरपंथी नेताओं की मदद से बड़े लेवल पर कश्मीरी यूथ को मिसगाइड करने लगा। उन्हें अल्लाह का खौफ और जन्नत के हसीन सपने दिखाकर आतंक की राह पर चलने के लिए तैयार किया गया। बड़े पैमाने पर कश्मीरी यूथ पाकिस्तान जाते और वहां से आतंकवादी बनकर घाटी में लौटते। उनके दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ इस कदर जहर भर दिया गया था कि वो अपनी जान देकर भी हिंदुओं की जान लेने पर उतारू थे। इसके बाद घाटी में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। सितंबर 1989 में बीजेपी नेता टीकालाल टपलू की उनके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कश्मीर में किसी बड़े हिंदू नेता की पहली हत्या थी, जिसने हिंदुओं पर आने वाले बड़े हमले के साफ साफ संकेत दे दिए थे। हत्या का आरोप JKLF पर लगा, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पाकिस्तान द्वारा ट्रेन किए गए सैकड़ों आतंकवादी श्रीनगर, बारामुल्ला, पुलवामा, भदरवा और अनंतनाग जैसे शहरों में फैलकर कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग्स कर रहे थे और दंगे भड़काकर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को चरम पर ले जा रहे थे। इस तरह पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन 2 पाक के फर्स्ट एंड सेकंड फेज तो चालू थे, लेकिन इसका थर्ड फेज 1991 में शुरू होना था, जिसके तहत कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिलाना था। लेकिन 1988 में पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक की विमान दुर्घटना में मौत हो गई, जिस वजह से उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनके चेले आतुर हो गए और उसे समय से पहले एक्टिवेट कर दिया गया। जल्दी ही कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। उनमें खौफ पैदा करने के लिए उच्च पदों पर बैठे और समाज के रसूखदार कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। 4 नवंबर 1989 को जस्टिस नीलकंठ गंजू, जिन्होंने JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी श्रीनगर हाई कोर्ट के पास दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसी तरह से पत्रकार और वकील प्रेमनाथ भट्ट को भी अनंतनाग में उनके घर के पास ही गोली मार दी गई। रसूखदार कश्मीरी पंडितों के नाम की हिट लिस्ट बनने लगी। घाटी के अखबारों में साफ साफ अक्षरों में पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकियां छापी जाने लगी। कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकालकर जबरदस्ती उन जुलूसों में आगे चलाया जाने लगा, जिनमें कश्मीर की आजादी के नारे लगते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारों की भरमार थी। 16-17 साल के बच्चों में जिहाद के नाम पर ऐसा जहर भर दिया गया था कि वो पंडितों के खून के प्यासे होकर खुलेआम सड़कों पर राइफलें लेकर घूमते थे। जो कोई भी प्रो इंडिया विचार रखता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। उस समय तक केंद्र में सत्ता बदल चुकी थी और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे। VP सिंह ने कश्मीर से ही बिलोंग करने वाले और फारूक अब्दुल्ला के कट्टर प्रतिद्वंदी मुफ्ती मोहम्मद सैयद को होम मिनिस्टर बना दिया। मुफ्ती मोहम्मद सैयद देश के पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर थे और इस तरह कश्मीरी मुस्लिमों को एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सैयद के होम मिनिस्टर बनने के कुछ दिन बाद ही JKLF के आतंकियों ने कुछ ऐसा किया कि घाटी में आतंक और भी बढ़ गया।
8 दिसंबर 1989 को आतंकियों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया। सिटिंग होम मिनिस्टर की बेटी के अपहरण की खबर से कश्मीर सहित पूरे देश में हड़कंप मच गया। आतंकियों ने रुबैया सईद के बदले 5 बेहद खूंखार आतंकियों की रिहाई की मांग की। रुबैया को बचाने के लिए केंद्र सरकार को कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया, इसलिए 5 आतंकियों को रिहा कर दिया गया। जब वो 5 आतंकी रिहा हुए तो उनका स्वागत ऐसे किया गया जैसे कोई क्रांतिकारी लौटे हो। उन्हें कश्मीर की सड़कों पर जुलूस निकालकर सम्मानित किया गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भारत सरकार को घुटने पर ला दिया है। वो केंद्र सरकार की नाकामियों का मजाक बनाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। ये घाटी में आतंकियों के बेलगाम होने के साफ संकेत थे। इस घटना ने चरमपंथी हिंसा के दरवाजे खोल दिए और घाटी में अपहरणों की झड़ी सी लग गई, जिसमें ज्यादातर संख्या कश्मीरी पंडितों की थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने जगमोहन मल्होत्रा को एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर अपॉइंट करने का फैसला किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस फैसले से काफी असहज महसूस कर रहे थे। उनके और गवर्नर जगमोहन के बीच पॉलिटिकल राइवलरी थी और फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर जगमोहन को गवर्नर बनाया गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसलिए जैसे ही 19 जनवरी 1990 को गवर्नर जगमोहन ने चार्ज संभाला, फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा दिया गया और इसी फैसले के बाद यहाँ जो पहली रात हुआ वो कश्मीर के इतिहास में हमेशा के लिए काले धब्बे की तरह दर्ज हो गया। 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस के इतिहास की सबसे अंधेरी रात थी। कश्मीर की वादियों में ठंड से जमी हुई उस रात में गहरा सन्नाटा था, जो अचानक मस्जिदों से उठती एक अजीब सी गूंज से टूट गया। मस्जिदों से उस रोज आजान के साथ साथ कुछ और नारे भी गूंजे, जिसने पूरी घाटी को दहला कर रख दिया। यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है और असी गच्छी पाकिस्तान बट अवरोस्त तो बट नेवसान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, लेकिन उनके मर्दों के बिना। ये महज नारे नहीं थे, ये कश्मीर में रहने वाले पंडितों के लिए खुली धमकियां थी। ऐसी धमकियां उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी। महीनों पहले जिहादियों की तरफ से एक और नारा दिया गया था, रलीफ सलीब या गलीब, यानी या तुम इस्लाम कबूल करो या फिर ये जमीन छोड़ दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। 19 जनवरी 1990 की उस रात कश्मीरी पंडितों के डर ने हकीकत का रूप ले लिया था। उन्होंने अपनी खिड़कियों से झांक कर देखा, गलियों में जिहादियों की भीड़ थी। भीड़ के हाथों में हथियार थे और आंखों में नफरत की आग थी। हर गली हर मोहल्ले से कश्मीरी पंडितों के पूरे समुदाय को मिटा देने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। उस रात घाटी से कश्मीरी पंडितों का पहला बड़ा जत्था अपने घरों को छोड़कर निकला। ना मंजिल का पता था, ना रास्ते का। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। उन्हें बस किसी तरह अपनी और अपने परिवार की जान बचानी थी। जान बचाने की इसी कोशिश में हजारों पंडित परिवार उस रात अपने पूर्वजों की जमीन, अपनी जिंदगी भर की कमाई और अपने खूबसूरत घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। जिन्होंने जाने से इनकार किया उन्हें मार डाला गया। जिहादियों की इन भीड़ में कश्मीरी पंडितों के वो दोस्त, वो पड़ोसी और वो सहकर्मी भी थे जिन पर उनका सालों का भरोसा था। उस रात वो भरोसा, वो भाईचारा नफरत की आग में जलकर राख हो चुका था। कश्मीरी पंडित अपने उन मुस्लिम साथियों को उम्मीद भरी नम आंखों से देख रहे थे, लेकिन सामने से प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे कि वो उन्हें जानते ही ना हो। जिहादियों ने साफ कह दिया था कि जिन मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी दिखाई या उन्हें अपने घरों में पनाह दी, उनको भी उनके घर समेत जला दिया जाएगा। यानी साफ था, कश्मीरी पंडित अपने हाल पर थे और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। जो सपना पाकिस्तान ने ऑपरेशन टूपाक में देखा था और जो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी सालों से चाहते थे, वो उन्हें पूरा होता दिख रहा था। आने वाले दिनों में भी ये क्रूरता का माहौल जस का तस बना रहा। अलगाववादियों ने अपनी जीत से उत्साहित होकर यहाँ बच गए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की सभी सीमाएं लांघ दी। घर घर जाकर कश्मीरी पंडितों पर हमले किए गए। कई परिवारों को एक साथ मार डाला गया और उनकी महिलाओं का सामूहिक यौन शोषण किया गया। कईयों के घर जला दिए गए तो वहीं सैकड़ों मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। बहुत से लोगों को उनका सामान तक नहीं ले जाने दिया गया। उनसे कहा गया कि जो यहाँ का है वो यही रहेगा। हजारों कश्मीरी पंडित केवल उन्हीं कपड़ों के साथ लौट सके जो उन्होंने पहने थे। कश्मीरी पंडितों ने जब अपने घर बेचने चाहे तो उन्हें भी किसी ने नहीं खरीदा। जिहादियों का मानना था कि पंडितों के जाने के बाद उन्हें वो घर वैसे ही मुफ्त में मिल जाएंगे, ऐसे में पैसे क्यों खर्च किए जाए।
अपनी जान बचाने के लिए कश्मीरी पंडितों ने गाड़ियों का भी इंतजार नहीं किया। वो दिन रात पैदल ही चलते रहे। कोई इस तरह जम्मू पहुंचा तो कोई दिल्ली या पंजाब चला गया। वही हजारों लोग अनजान मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। इन बेसहारा और बेबस लोगों की भीड़ में न जाने कितने मासूम बच्चे थे जिन्हें इस बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा था। न जाने कितने बड़े बूढ़े थे जो बिना सहारे के चल भी नहीं सकते थे। कश्मीर छोड़कर बीच रास्ते में कुछ ने किसी जगह खुले आसमान के नीचे अखबार बिछाकर रात गुजारी तो कुछ ने चादरों के टेंट में वक्त काटा। वो अपने घर से दूर थे और उनका घर उनके बिना शमशान जैसा लग रहा था। पीछे छूट चुके उनके घरों में अब केवल सन्नाटा था। सामान यूं का यूं बिखरा पड़ा था। गैस स्टोव पर पका खाना और रसोई में बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। घरों के दरवाजे खुले हुए थे। हर घर में ऐसा ही माहौल था। ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ कोई विनाशकारी भूकंप आया हो जिसके डर से लोग अचानक से अपने घरों से भाग खड़े हुए हो। इस बीच घाटी में पैरामिलिट्री फोर्सेस आतंकियों की लगाम थामने की कोशिश में लगी हुई थी। सीआरपीएफ ने 19 जनवरी की रात ही श्रीनगर में लगभग 300 अलगाववादियों को अरेस्ट कर लिया था। इसके विरोध में जिहादियों की भीड़ इकट्ठा होकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने लगी, जो इतना ज्यादा उग्र और हिंसक हो गया कि इसे शांत करवाने के लिए 21 जनवरी को सीआरपीएफ को गांव कदल में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। 25 जनवरी को आतंकियों ने 40 राउंड फायरिंग करके रावलपोरा बस स्टैंड पर 4 एयरफोर्स पर्सनल की जान ले ली। इस गोलीबारी से कुछ ही दूरी पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पोस्ट मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वायु सैनिकों पर यह हमला जेकेएलएफ लीडर यासिन मलिक के इशारे पर किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। इस तरह एक और जहां सरकार घाटी में सिचुएशन संभालने के लिए सेपरेटिस्ट को निशाना बना रही थी, तो वहीं आतंकी कश्मीरी पंडितों के साथ साथ भारतीय जवानों को भी टारगेट कर रहे थे। पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों की इस दुर्दशा की आंच पर हाथ सेक रहा था। कश्मीर में बचे कुचे कश्मीरी पंडितों की जिंदगी को भी नर्क करने के मकसद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने बेशर्मी की हद पार करते हुए भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए। बेनजीर भुट्टो ने पहले पाकिस्तान से टीवी पर बैठकर कश्मीरी मुस्लिमों को भड़काया और फिर फरवरी 1990 में खुद पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंचकर एलओसी पार कश्मीरियों को संबोधित करते हुए खुलेआम भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बातें करके उन्हें भड़काने का काम किया। बेनजीर भुट्टो के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया और घाटी का माहौल और भी बिगड़ गया। कश्मीरी पंडितों के साथ उन मुस्लिमों को भी मारा जाने लगा जो इस एक्सोडस के खिलाफ थे। 21 मई 1990 को कश्मीर के मीर वाइस मोहम्मद फारूक शाह को हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो शांति की बात कर रहे थे। ऐसे खौफ के माहौल की वजह से घाटी से कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो सालों साल चलता रहा। हालात इतने खराब हो गए कि कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए थे। इस पूरी घटना के दौरान लगभग 1500 कश्मीरी पंडितों को क्रूरता से मार दिया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। लगभग 250 मंदिरों को बुरी तरह से रौंद दिया गया। 30,000 से ज्यादा घर जलाकर राख कर दिए गए और 20,000 घरों पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया गया। ये हादसा इतना भयानक था कि 1990 से 1992 के बीच कश्मीर के 75,343 कश्मीरी पंडित परिवारों में से 70,000 से भी ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया था। बहुत से कश्मीरी पंडित जो गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर थे, उन्हें भी डर के मारे अपना घर छोड़ना पड़ गया था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखा था, इसलिए उनमें इस कदर खौफ बैठ गया था कि उन्हें ये ऑन रिकॉर्ड कहना पड़ा कि हम भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन वापस कभी कश्मीर नहीं जाएंगे। गली कोचों में भीख मांगना और अपने आप को पालना, आजादी से रहना, बगैर किसी थर्ड के यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहना। सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए रिफ्यूजी कैंप बनाए थे, लेकिन यहाँ के इंतजाम बिल्कुल बेकार थे। कश्मीर की बर्फ के आदी कश्मीरी पंडितों ने मैदान की गर्मी पहली बार भोगी थी। गर्मी की लू ने 2.5 साल में 430 कश्मीरी पंडितों की जान ले ली। हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए नौबत यहाँ तक आ गई कि महिलाओं को अपने गहने बेचकर गुजारा करना पड़ा। 1941 में कश्मीरी हिंदू घाटी की आबादी का 15% हुआ करते थे। 1991 आते आते ये घटकर सिर्फ 0.1% रह गए। देश और कश्मीर में सरकारें बदलती रही, नीतियां बनती रही, लेकिन कश्मीरी पंडितों की हालत जस की तस बनी रही। घाटी से भले ही कश्मीरी पंडितों के 70,000 से भी ज्यादा परिवारों ने पलायन कर लिया था, लेकिन करीब 800 परिवार ऐसे भी थे जिन्हें इतने बड़े तूफान के बीच भी घाटी में रहना मंजूर था। लेकिन उनके लिए ये जज्बा ही उनकी सबसे बड़ी सजा बन गया।
14 अगस्त 1993 को घाटी में आतंकियों ने एक बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या कर दी। वहीं 21 मार्च 1997 को संग्रामपुर में घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप कर मार डाला गया। 25 जनवरी 1998 को हथियारबंद आतंकियों का कहर वंधामा में 4 कश्मीरी परिवारों पर टूटा। इन वहशी दरिंदों ने उन 4 परिवारों के 23 लोगों को गोलियों से भूनकर मार डाला। 3 महीने बाद 17 अप्रैल 1998 को उधमपुर जिले के रानकोट गांव में एक कश्मीरी हिंदू परिवार के 27 लोगों को आतंकियों ने तड़पा कर मारा, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल थे। ऐसे इंसिडेंट्स के बाद एक बार फिर से हिंदुओं के दिलों में इस कदर डर बैठ गया था कि 1000 हिंदुओं ने घाटी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साल बदलते रहे और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता रहा। कश्मीरी पंडितों के अलावा हिंदुओं की और भी बिरादरियों को टारगेट किया गया ताकि कश्मीर में केवल मुस्लिम ही रह सके। साल 2000 में अनंतनाग के पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों की हत्या कर दी गई। वहीं 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों का 2 बार हमला हुआ, जिनमें कई लोग मारे गए। 23 मार्च 2003 की रात भी कश्मीरी पंडितों के लिए एक काली रात साबित हुई। पुलवामा जिले के नदीमर्ग गांव में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने घुसकर कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बाहर निकालकर रात 11 बजे गोलियों से भून दिया, जिसमें 24 लोगों की जान चली गई, जिनमें 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 बच्चे थे। इसके बाद उनके घरों को जला दिया गया। आज भी वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी को बयान करते हैं। आती जाती सरकारें हमेशा दावा करती रही कि पंडितों की घर वापसी कराई जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही है। कश्मीरी पंडितों के हित में पहला कदम साल 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उठाया, जब कश्मीरी पंडितों के लिए 3000 नौकरियों का ऐलान किया गया और 1168 करोड़ रुपए खर्च करके अगले कुछ सालों में 1800 कश्मीरियों को वापस कश्मीर में बसाया गया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिससे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया और उसे 2 भागों में बांटकर यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। इसके बाद माना गया कि घाटी में आतंकी गतिविधियां कम होंगी, टूरिज्म बढ़ेगा और लोकल लोग फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटेंगे। सरकार ने कश्मीरी पंडितों को यहाँ फिर से बसाने के लिए ट्रांजिट टाउनशिप का ऐलान भी किया। 2021 में सरकार ने दावा भी किया कि कश्मीरी पंडितों के लिए 1000 घर बनाए जा चुके हैं और 6000 और बनाए जा रहे हैं। लेकिन 1990 की वो खौफनाक यादें कश्मीरी पंडितों के दिलों में ऐसी बैठी हुई है कि मार्च 2021 में सरकार ने खुद संसद में बताया था कि 1990 से 2021 तक केवल 3800 कश्मीरी पंडित ही कश्मीर वापस लौट पाए हैं। इनमें से भी ज्यादातर वो थे जिन्हें सरकारी राहत पैकेज के तहत नौकरियां दी गई थी। जब भी कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में बसने का सोचते हैं, उसी बीच पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन ऐसे किसी न किसी आतंकी हमले को अंजाम दे देते हैं कि कश्मीरी पंडितों का जख्म फिर से हरा हो जाता है। कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़े हुए अब 35 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब देखना होगा कि उनका घर वापसी का सपना कब तक सच हो पाता है।